भारत के सबसे बड़ी शिक्षा का केंद्र कहा जाए या चिकित्सा पद्धति अर्थात अस्पताल की बात हो, वहाँ बीएचयू का जिक्र न हो, यह तो हो ही नहीं सकता। बीएचयू तो खुद में एक पहचान है जो मदन मोहन मालवीय जी के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। परंतु अब विश्व जगत में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इसी संसदीय क्षेत्र से अब तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में अपनी तीसरी लोकसभा का चुनाव इसी वाराणसी से लड़ रहे हैं, जहां विकास की एक के बाद एक गाथाएं लिखी जा रही है। परंतु आखिर कौन सी अनहोनी हो गई? अब तक क्यों कुछ हकीकत को पर्दे के पीछे रखा गया था? आखिर क्यों इस बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर ओम शरण ने आमरण अनशन पर बैठने के लिए हुए मजबूर? आखिर अपने आमरण अनशन के 10वें दिन डॉक्टर ओम शरण ने ब्लड से लेकर बेड तक, बेड से लेकर पेड़ तक भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगाया? आखिर उन्होंने किस पर आरोप लगाया कि मोदी जी को वे लोग खुद हराना चाहते हैं? हमारी प्रतिभा है, हमारा सम्मान है, हमारी गरिमा है। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर है। मैं वर्तमान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हृदय विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। सर, आज आप आमरण अनशन में बैठे हुए, इसका क्या मुख्य? मैं आज से नहीं, पिछले 10 दिन से आमरण अनशन पर बैठा हुआ। इस अनशन के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। एक है पूरे देश के लिए, दूसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, और तीसरा है जो चिकित्सा विज्ञान संस्थान है और अस्पताल है उसके लिए। पूरे देश के लिए जो है वो इस देश के आम जनता के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार जो है वो इस चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है, और उसको मुद्दा बनाकर आम जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार से ही किसी भी समाज का समग्र विकास हो सकता है। जो क्रोनी कैपिटलिस्टिक मॉडल है, पूंजीवादी, भ्रष्टाचारी पूंजीवाद और उससे जनित सरकार और सरकार से जनित भ्रष्टाचारी पूंजीवाद, इस मॉडल से सिर्फ कुछ लोगों का विकास होता है, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार लागू करने से पूरे समाज का विकास होता है। ज़्यादातर गरीबी मिट जाती है और जो बेरोजगारी और जो समस्या है उनका भी समाधान इससे निकलता है, और स्वास्थ्य तो बेहतर होता ही है। उसके बाद दूसरी जो समस्या है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जो वर्तमान के कुलपति जी हैं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिखित कानून को नहीं मानते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जो सबसे मुख्य बॉडी है, जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं, जो कि पूरे विश्वविद्यालय में होने वाले सभी गतिविधियों पर देखरेख और रखने के साथ साथ जो कुलपति जी हैं उनके कार्यकलापों पर लगाम लगाते हैं, तो उन्होंने इस पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर रखा है और मनमानी ढंग से वो यहाँ पे नीतियाँ कर रहे हैं। सरकार द्वारा ये 1000 करोड़ विश्वविद्यालय को उनकी उच्चीकृत करने के लिए जो उनको मिला है उस धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, और अपने जाने पहचाने लोगों में उनको बांट रहे हैं। इसके बाद ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसमें जो हेरिटेज पेड़ थे जो 100 साल पुराने थे, तो वैसे सागवान के पेड़ों को बेच के उससे पैसों की उगाही हो रहा है, चंदन की लकड़ियाँ बेची जा रही है। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको वो खुले तौर पर समर्थन दे रहे हैं। तीसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदरलाल अस्पताल जहाँ हम लोग बैठे हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें भी भ्रष्टाचार चरम पे है। एक अपराधी जिनको कि उनके अपराध के लिए 2016 में ब्लड बैंक के इंचार्ज और चिकित्सा अधीक्षक के पद से हटाया गया था, उसके बाद फिर से वो यहाँ पर चिकित्सा अधीक्षक बनकर पिछले 3 सालों से ज़्यादा समय से कायम है, जबकि चिकित्सा जो किसी भी पद अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारे बनारस विश्वविद्यालय में जैसे कुलपति का पद 3 साल के लिए होता है, 3 साल का पद जो है वो भी अधिक से अधिक 3 साल का, और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, मेरा भी कार्यकाल ज़्यादा 3 साल का होता है। उसी तरह इनका भी कार्यकाल जो है वो
ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का हो सकता था, लेकिन 6 मई 2024 को ही ये कार्यकाल 3 साल भी पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी ये जबरन पद पर बने हुए हैं, जो कि अनैतिक और गैर कानूनी। उसके बाद ये अपने जो इनके भ्रष्टाचार की जो कहानी है, जो ब्लड बैंक में आईटी के बच्चों द्वारा दिए गए 653 यूनिट ब्लड चोरी कर बेचने के सत्यापित आरोपी हैं, और ब्लड बैंक को बिना लाइसेंस से चलाने, उसमें उसके लाइसेंसिंग के लिए जिस व्यक्ति का नाम दिया उनको उनके पता तक नहीं था, उनका दुरुपयोग किया, तो इसमें 400 फ्रॉड, ये सब के लिए उनके ऊपर अपराध है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनको यहाँ से निकाला नहीं गया, सिर्फ पद से हटाया, लेकिन पद से हटाना कोई पनिशमेंट नहीं होता। उसके बाद क्या है कि ये व्यक्ति बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के निजीकरण में घुसा हुआ है। जो जांच केंद्र है, सिटी स्कैन, एमआरआई, इधर आपके खून की जांच है, जो सीसीआई लैब था, उनके निजीकरण, और उन निजीकरण में ये टेंडर रूल को भी वायलेट कर रहे हैं, और अपने जान पहचान के लोगों को ये उनके हाथों में बेच दिया है। निश्चित तौर पर इनसे उनको कोई न कोई व्यक्तिगत आर्थिक लाभ जरूर हुआ होगा, तभी वो फायदे में चल रहे लैब को, जो गुणवत्तापूर्ण जांच गरीब मरीजों को कम खर्च पर उपलब्ध करा था, उनको घटिया जांच ज़्यादा खर्च पर उपलब्ध करा रहे हैं, और मरीजों को बार बार लगातार 2 साल से 2.5 साल से बंद करके रखा है, और उसकी वजह से 35,000 लोगों को बेड खाली रहते हुए बेड नहीं मिला, और उसमें से हज़ारों लोगों की जानें चली गई। ये सब जो है एक घोर अपराध है, और सामूहिक नरसंहार कह सकते हैं आप। षड्यंत्र रचकर सामूहिक नरसंहार करा रहे हैं चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता। तो मेरी मांग ये है कि ये जो चिकित्सा अधीक्षक एक अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, इनको तुरंत पद से हटाया जाए, क्योंकि अपना कार्यकाल भी पूरा कर चुके हैं और भ्रष्टाचार के एक सत्यापित अपराधी हैं। इसको जेल भेजा जाए, इनको पद से हटाया जाए, और इनके विरुद्ध एसआईटी जांच गठित की जाए। दूसरी जो मांग है कि हृदय रोगियों के लिए आवंटित नए भवन में जो निदेशक महोदय के आदेश से संपूर्ण 4था तल्ला और आधा 5वां तल्ला दिया गया है, उनको तुरंत प्रभाव से लागू करें, जिसको कि चिकित्सा विज्ञान ये चिकित्सा अधीक्षक ने दूसरे विभाग को दे दिया, जबकि निदेशक को बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार है, इनको नहीं। और जिस विभाग को दिया है उसके लिए 2 कैंसर के इंस्टीट्यूट पहले से यहाँ मौजूद हैं। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर इंस्टीट्यूट बगल में है, लालतारा कैंसर इंस्टीट्यूट अलग से यहाँ भवन है। मंत्री जी, राष्ट्रपति जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मतलब जितने भी संवैधानिक तरीके हैं, वैधानिक तरीके हैं, उस सबको हमने अपना लिया, तभी अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। और ये सिर्फ एक वैधानिक यानी बीएचयू एक्ट के जो प्रोसीजर लॉ को अगर फॉलो कर दिया जाए, क्योंकि वीसी साहब अगर कानून मानने लगे, जिसका 3 साल का कार्यकाल खत्म हो जाए, 3 साल में हटा दें। जो निदेशक महोदय ने आदेश दिए हैं विभाग को बेड के आवंटन के संपूर्ण 4था तल्ला और आधा 5वां तल्ला दे दे, तो इसकी वजह से ये ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी को चिकित्सा अधीक्षक महोदय और वाइस चांसलर अगले चुनाव में प्रधानमंत्री जी को हरवाना चाहते, क्योंकि इससे आम जनता में एक रोष व्याप्त है। जिस तरह से इस बगिया मामला की बगिया के आदर्श और मूल्यों को मिटाया जा रहा है, उनके हेरिटेज वृक्षों को काटा जा रहा है और उनका निजीकरण किया जा रहा है, आम जनता इससे बहुत ही आहित है, आक्रोशित है। और अगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की यहाँ पे गार्जियन है, देश के भी गार्जियन है, और उनके ही संसदीय क्षेत्र का मामला है। ये इनकी जिम्मेदारी है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं। और कल जब वो यहाँ आते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले वो यही कार्रवाई करेंगे, आने के बाद कुलपति महोदय के ऊपर कार्रवाई करेंगे, जो कि कानूनों की धज्जियां उड़ा रखी है। जो चिकित्सा अधीक्षक एक भ्रष्टाचारी और अपराधी है, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, उसको हटाकर एसआईटी गठित करेंगे। और हृदय विभाग के जो भी आवंटित बेड हैं, वो जिस तरह आदेश
पहले से चिकित्सक निर्देशक महोदय ने दिया है उस आधार पर वो बैठ कर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और यहाँ आकर जूस पिलाकर मेरे आमदन अनशन को खत्म करेंगे। ये मेरी उनसे अपील है।